नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जब से द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है और इस फिल्म ने तमाम तरह के विरोधों के बावजूद, तमाम तरह के षड्यंत्रों के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, तब से बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ ही नहीं उठ रही है। उनको लूज मोशन हो गए हैं और ऐसे लूज मोशन हुए हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिनको लगे हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के भीतर के लोग भी हैं और बाहर के लोग भी हैं। वो पॉलिटिशियन भी हैं, वो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी भी हैं और उनमें वो जो लुटियन मीडिया के कुछ अलग नस्ल के बड़े-बड़े चेहरे हैं, पत्रकार जो अपने आप को मानते हैं, लेकिन बेसिकली वो एक्टिविस्ट बन गए हैं कुछ लोगों के, कुछ दलों के, कुछ विचारकों के। इनका कोई सिद्धांत तो है नहीं। इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो अलग-अलग अवसरों पर कुछ खास पॉलिटिशियन के साथ या तो सेल्फी लेते हुए दिखाई देते हैं या उनके पास खड़े होकर के, झुक कर के अपने फोटो खिंचवा करके अपने आप को धन्य समझने लगते हैं। एक बड़ी बहस पिछले कुछ समय से इस देश में छिड़ी हुई है कश्मीर फाइल्स के कंटेंट को लेकर के। और कश्मीर फाइल्स को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह हों या कुछ मुख्यमंत्री हों, जिन्होंने अपने अपने राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है, उसे लेकर के कुछ विपक्षी दलों के नेता जिस तरह के अट्टहास लगाते हुए, जिस तरह के व्यंग कसते हुए और जिस तरह की बयानबाजी करते हुए देखे गए हैं, वो तो हमने और आपने सबने देखा है और उसका अब विरोध भी होना शुरू हो गया है। कल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के गेट को भगवा कलर से पोत दिया, रंग दिया। उनका विरोध करने का अपना ये एक तरीका है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का और विरोध दर्ज करने का पूरा हक है। उन्होंने अगर कानून तोड़ा है तो दिल्ली पुलिस ने उनमें से कुछ को हिरासत में लिया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब भी 1990 जनवरी 19 के उस घटनाक्रम को हल्का करने की, हल्का आंकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग बहुत सारे तर्क दे रहे हैं और कुतर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि साहब, गुजरात में दंगे भी तो हुए थे। कुछ दूसरी जगहों की बातें करने लगते हैं। एक मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर हैं, मुस्लिम हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि साहब, मुसलमान कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं हैं। मुसलमानों की भी हत्याएं हुई हैं, उन पर भी फिल्म बननी चाहिए। तो किसने रोका है? अगर उनको ऐसा लगता है कि मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं या नरसंहार हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे फिल्मकार हैं जिनसे वो कह सकते हैं, वो भी फिल्म बना सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कश्मीर में रह रहे कश्मीरी हिंदुओं पर, पंडितों पर अत्याचार हुए, जेनोसाइड जिसको बोलते हैं, जो नरसंहार हुआ, उनको अपने घर, अपनी संपत्ति, अपनी मादरे वतन छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया,
और उस समय की जो सरकारें थी वो जिस तरीके से आपराधिक चुप्पी साधे रही, क्या वो भुलाया जा सकता है? अपने ही देश में जिन लोगों को शरणार्थी बना दिया गया, जिनको रातों रात अपने परिवारों को, अपने बच्चों को लेकर के घाटी छोड़नी पड़ी, जिनके घर के दरवाजों पर और दीवारों पर लाल निशान लगा दिए गए थे पहचान के लिए, ताकि आतंकवादी आए और आसानी से पहचान लें कि ये कश्मीरी हिंदुओं के घर हैं और फिर उनके नरसंहार करें। ऐसे माहौल में अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर के विदेश भाग गया हो और वीपी सिंह की सरकार तो दिसंबर 89 में बनी थी और ये जो नरसंहार हुआ है ये जनवरी 1990 में हुआ है। यानी वीपी सिंह सरकार को केंद्र में आए हुए 1-1.5 महीना ही बीता था उस समय। और ये लोग झूठ बोलते हैं कि जगमोहन उस समय राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, जो आरएसएस की पृष्ठभूमि के थे, यानी भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के थे। जगमोहन को दोबारा भेजा गया था जम्मू कश्मीर जब हालात बहुत खराब हो गए थे। फारूक अब्दुल्ला सरकार जो है वो कुछ कर नहीं रही थी और केंद्र की राजीव गांधी सरकार जो दिसंबर 1989 तक थी, वो इसलिए कश्मीर में कुछ कड़े स्टेप नहीं ले रही थी कि कहीं फारूक अब्दुल्ला जो उनके मित्र थे वो नाराज ना हो जाएं। 22 जनवरी को जगमोहन ने कार्यभार संभाला था और उनसे पहले कश्मीरी हिंदुओं को घाटी छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया था, जेनोसाइड हो चुका था। कुछ लोग उस नरसंहार को कमतर आंक करके कुछ अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे लोगों में ही एक हैं राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई जो कुछ मोदी विरोधियों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनको जारी करते हैं, जो स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के हारने पर नृत्य करने लगते हैं और जो जब भी इस तरह की घटना होती है, यानी द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में आती हैं या कोई और घटना घटती है, तो तुरंत वो दूसरे राग आलापना शुरू कर देते हैं। ऐसे राजदीप सरदेसाई का एक लेख अभी छपा है भास्कर अखबार में, उसके एडिटोरियल पेज पर छपा हुआ है और उन्होंने क्या लिखा है इस लेख में वो मैं आपको बताने वाला हूं और उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने लिखा है, समय आ गया है हम सच्चाई की और भी फाइलें खोलें। तो मैंने ये कहा है कि मिस्टर राजदीप सरदेसाई, अगर और फाइलें खुलनी शुरू हो गई तो बात बहुत दूर तक जाएगी। जिनकी ये फिलाद लेते हैं, जिनका ये बचाव करते हैं, जिनको ये महान नेता बनाने पर तुले रहते हैं, वो सारे के सारे मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। जिन शरद पवार के साथ खड़े होकर के ये फोटो खिंचवा रहे हैं तिरछे होकर के, या जिन ममता बनर्जी के साथ ये दिखाई दे रहे हैं, या जिन सोनिया गांधी के साथ ये आज तक और इंडिया टुडे की टीम के साथ खड़े होकर के बड़े भाग्यशाली समझ रहे हैं कि एक स्नैप तो मिसेस सोनिया गांधी के साथ करवा ही लें, उन सबके टाइम में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिन पर फिल्में बननी शुरू हो जाए तो इस देश में बवाल मच जाएगा। अभी तो लोग आक्रोशित हैं द कश्मीर फाइल्स देख करके। जरा सोचिए,
जब बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की ही सरकारें थी, केंद्र में भी और राज्यों में भी, तब कितने दंगे हुए हैं, भीषण दंगे हुए हैं। उस समय कितने मुसलमान और कितने हिंदू मारे गए हैं, ये जरा रिकॉर्ड उठा करके देखें तो समझ में आएगा। और उस समय कौन था दंगों का दोषी? मैं तो मेरठ से आता हूं। मेरठ में 1987 में जो भीषण दंगे हुए थे, जिसमें मेरठ की जो सड़कों के किनारे पेड़ थे वो भी धू धू करके जल रहे थे। एक दूसरे के औद्योगिक संस्थानों को आग के हवाले कर दिया गया था, घर फूंक दिए गए थे। हाशिमपुरा मलियाना को कोई भूल सकता है क्या? भागलपुर के दंगे, मुंबई के सीरियल धमाकों के बाद के दंगे, कहां कहां तक के हम दंगे याद दिलाएं। मुरादाबाद के दंगे, किसकी सरकारें थी तब? कौन वहां के चीफ मिनिस्टर थे? मेरठ में जो भीषण दंगा हुआ था, तब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते जो कांग्रेस के थे, और केंद्र में उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ऐसे अनेक दृष्टांत, ऐसी अनेक घटनाएं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में जो सिखों का कत्लेआम हुआ, जिसमें बताते हैं कि करीब 3000 सिखों को मार डाला गया था, जिंदा जला दिया गया था, जलते हुए टायर उनके गले में डाल दिए गए थे। कौन जिम्मेदार था? उस पर भी एक दिल्ली फाइल्स बन जानी चाहिए 1984 के मद्देनजर। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। गोधरा में अयोध्या से आ रहे कार सेवकों की साबरमती एक्सप्रेस के 2 ही डब्बों को चुन करके किसने जलाया था? उसके पीछे की साजिश क्या थी? उसके पीछे कौन लोग थे, कौन पार्टी थी? इस पर भी एक फिल्म तो बननी चाहिए। आप जब गुजरात दंगों की बात करते हैं, बजरंगी भाई की बात करते हैं, परजानिया फिल्म की बात करते हैं, तो गुजरात गोधरा स्टेशन पर खड़ी हुई गाड़ी जो रवाना होने वाली थी, उस समय उसके केवल 2 डब्बों को चुन करके, जिनमें कार सेवक शामिल थे और जो अयोध्या से आए थे, उनको किसने जलाया था? उस पर भी एक फिल्म बन जानी चाहिए। ये 13 महीने तक दिल्ली में जो कथित किसान आंदोलन चलवाया गया, इसके पीछे किसकी साजिश थी? कौन फंडिंग कर रहा था? किसने लाल किले पर अटैक करवाया था? किसने लाल किले की संप्रभुता, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रतीक लाल किले को दागदार करने की कोशिश की थी? इस पर भी एक फिल्म तो बननी चाहिए मिस्टर राजदीप सरदेसाई। और शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ, और केवल शाहीन बाग में नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में झूठ के आधार पर कि सीएए कानून से देश के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी, ये पाखंड, ये झूठ किसने फैलाया था? और अगर आप जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, तो आपने लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बताई? और अभी उमेश सेठ ने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी, एंडरसन को किसके कहने पर, किसने अमेरिका भाग जाने दिया था जब यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुई थी और हजारों लोग एक ही रात में काल का ग्रास बन गए थे? उस पर भी एक फाइल तो खुलनी चाहिए, एक फिल्म तो बननी चाहिए। और लुटियन मीडिया के कर्म कांडों पर भी एक फिल्म बननी चाहिए। हालांकि एक बार न्यू दिल्ली टाइम्स बनी थी, लेकिन वो बहुत सतही पिक्चर थी, उसमें तथ्य नहीं थे। तो ऐसे ऐसे लोगों को बिल्कुल बेनकाब किया जाना चाहिए, जो तथ्यों को झुठला करके, केवल झूठ और झूठ को आगे बढ़ा करके गोल करना चाहते हैं किसी के पक्ष में। इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, उस पर एक नजर दौड़ाते हैं और फिर जरा इसकी मीमांसा करते हैं। इन्होंने लिखा है
कश्मीर फाइल्स से बहुत पहले परजानिया बनी थी, जिसमें 2002 के दंगों में अपने नाबालिग बेटे को गंवा चुके पारसी परिवार की कहानी थी। अहमदाबाद में फिल्म की रिलीज से पहले उसके निर्देशक राहुल ढोलकिया को मल्टीप्लेक्स थिएटर एसोसिएशन ने बातचीत के लिए बुलाया। उनसे कहा गया कि उनकी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म तभी दिखाई जा सकेगी जब इसे स्थानीय बजरंग दल नेता बाबू बजरंगी द्वारा क्लियरेंस दिया जाएगा। तो परजानिया इनके हिसाब से गुजरात दंगों पर आधारित थी और एक पारसी परिवार की कहानी थी जिसने अपने नाबालिग बेटे को गंवा दिया था। तो मिस्टर राजदीप सरदेसाई, ये कश्मीर फाइल्स जो है, ये कितने हिंदुओं के नरसंहार को दर्शाने वाली फिल्म है। यहाँ तो सिर्फ पारसी परिवार के एक बेटे की बात कर रहे हैं कि उसको फिल्म में दर्शाया गया था। कश्मीर फाइल्स में कितने हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, कितने परिवारों को अपनी जड़ों को छोड़ करके इधर उधर भटकना पड़ा है। 32 साल से वो भटक ही रहे हैं, उनको अभी तक भी छतें नहीं मिली हैं। आगे ये लिखते हैं, बजरंगी पर 2002 के दंगों में हिंसक भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप था। तब ढोलकिया के पास इसके सिवा कोई विकल्प नहीं रह गया था कि फिल्म को प्रदर्शन से हटा लें। वास्तव में सभी पार्टियों के नेता इतिहास की उन हकीकतों से नजरें चुराना चाहते हैं जो उन्हें असहज करती हैं। यहाँ कौन इनके निशाने पर है, आप समझ रहे हैं? नरेंद्र मोदी। फिर आगे लिखते हैं, आप 1984 के सिख विरोधी दंगों पर फिल्म बनाएं तो कांग्रेस आपत्ति करेगी। यहां बैलेंस करने के लिए इन्होंने 1984 का उल्लेख किया है। लिखते हैं, राजनीतिक हिंसाओं पर केंद्र जी आगे लिखते हैं कि राजनीतिक हिंसाओं पर केंद्रित बंगाल फाइल्स कोई फिल्म पश्चिम बंगाल में शायद ही दिखलाई जा सके। केरल की वाम मोर्चा सरकार यकीनन कन्नूर हिंसा पर केंद्रित केरल फाइल्स को रुकवा देगी और 2002 के दंगों पर केंद्रित कोई गुजरात फाइल्स भाजपा के राज में रिलीज नहीं हो सकती। हमारे देश का इतिहास ऐसी फिल्मों से भरा है जिन्हें सेंसर या बैन किया गया है, लेकिन कश्मीर फाइल्स इन मायनों में सबसे अलग है कि निजी संसाधनों से बनाई गई एक फिल्म को सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के द्वारा खुलकर प्रचारित किया जा रहा है। असली मरोड़ इनके पेट में यह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर और टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने क्यों आ गई। और ऐसे लोगों को लगता है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फिल्म के डायरेक्टर और बाकी लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये फिल्म हिट हो गई और जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं या आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े पैमाने पर प्रशंसक हैं, उन सब ने थिएटर्स में जाकर के फिल्म देखी, मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखी और फिल्म को हिट कर दिया। ये इनका मानना है। ये एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मोदी की ताकत को भी स्वीकार कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी ताकत को भी स्वीकार कर रहे हैं। फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त करने से लेकर के सब्सिडाइज दरों पर थिएटर्स की बुकिंग करने और सरकारी कर्मचारियों को फिल्म देखने के लिए एक दिन की छुट्टी देने तक हाल फिलहाल के वर्षों में याद नहीं आता कि किसी राजनीतिक नेतृत्व ने इस तरह निसंकोच व्यावसायिक सिनेमा का इस्तेमाल लामबंदी के लिए किया हो। इसको व्यावसायिक फिल्म बता रहे हैं राजदीप सरदेसाई।
जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। खुद विवेक रंजन अग्निहोत्री अपने अनेक इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं, बता चुके हैं कि हमने 700 परिवारों से बात की है, उनकी आप बीती सुनी है। और जरा ये देखिए, ये इस फिल्म के एक प्रमुख किरदार हैं दर्शन कुमार। इन्होंने क्या कहा है इंटरव्यू में? इन्होंने कहा है कि अचानक रात को उठकर रोने लगता था, क्योंकि जिस तरह का किरदार इन्होंने फिल्म में निभाया है, उस किरदार ने और घटनाओं ने जो शूट चल रहा था, इनके दिलो दिमाग पर इतना बुरा असर डाला था कि ये रात को सो नहीं पाते थे और रोने लगते थे। इन्होंने इस इंटरव्यू में ये कहा है कि जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई तो मैं 2 हफ्ते के लिए एक हिल स्टेशन पर गया। मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी जो मेरा ध्यान डाइवर्ट कर सके, और उन स्थितियों से मैं बहुत कोशिशों के बाद निकल पाया। और ये इसको एक व्यावसायिक फिल्म बता करके रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखते हैं। स्टेट प्रोपेगेंडा और सिनेमाई नैरेटिव की सीमा रेखाएं धुंधला गई हैं। स्टेट प्रोपेगेंडा मतलब ये उन्हीं लोगों की कतार में खड़े हो रहे हैं जो इस फिल्म को और इस फिल्म के प्रचार को, प्रदर्शन को, कहानी को प्रोपेगेंडा बताने की का दुस्साहस दिखा रहे हैं। आगे लिखते हैं, लेकिन यह अप्रत्याशित नहीं। आखिरकार फिल्म का कथानक उस बहुसंख्यकवादी विचारधारा के अनुरूप है जिसमें मुस्लिमों को शत्रु के रूप में दिखाया जाता है। यहां भी गलत बयानी। कश्मीर में क्या हिंदू बहुसंख्यावादी हैं या अल्पसंख्यक थे, जिनको बहुसंख्यक मुसलमान पड़ोसियों ने भी साजिशों का शिकार बनाया है? यह फिल्म में दिखाया गया है और यह हकीकत भी है। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाकर, खास तौर से घाटी में उन 3 जिलों में जाकर के देखें जहां सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया था अल्पसंख्यक हिंदुओं को, तो आपको इस तथ्य का पता लग जाएगा, ये सच्चाई आपको पता लग जाएगी। लेकिन शरारतन ये जम्मू कश्मीर के घाटी के पलायन करने के लिए मजबूर किए गए लोगों को बहुसंख्यक संख्यावादी बताने की बेशर्मी दिखा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की हत्याओं और उनके पलायन को शांतिपूर्ण हिंदू बनाम बर्बरतापूर्ण इस्लाम की स्याह सफेद तस्वीर की तरह सामने रखा जाता है, जबकि कश्मीरी हिंदुओं की हत्याएं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी समूहों ने की थी। तो फिल्म में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है कि जो वहां के शांति, जो वहां के इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने हत्याएं की हैं। फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि जो पाक परस्त आतंकवादी संगठन है, उन्होंने हत्याएं की है। तो इसमें नई बात क्या लिख रहे हैं? और कौन ये प्रचारित कर रहा है कि जो घाटी का मुसलमान है, उन्होंने हिंदुओं की हत्या की है या उनको पलायन के लिए मजबूर किया है? ऐसा ना फिल्म में दिखाया गया, ना कोई और बता रहा है। आगे सुनिए। उन छवियों को नए भारत के सामने फिर सजीव करना इस्लामोफोबिया से पहले से ही अतिशय ग्रस्त हो चुकी नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना होगा। यानी अतीत में अगर किसी समुदाय और किसी नस्ल, किसी कौम के साथ अत्याचार हुए हैं, अगर उनके नरसंहार हुए हैं, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो की बात करें, तो इस दुनिया में सर्वाधिक अत्याचार अगर किसी के ऊपर हुए हैं तो वो यहूदी हैं। तो क्या यहूदियों पर हुए उन तमाम तरह के अत्याचारों को हमेशा के लिए दफन कर दें?
नीचे कहीं किसी जमीन के गहरे गड्ढे में दबा दें, उनका जिक्र ना करें। ये कहना चाहते हैं, अगर इस्लाम परस्त, अगर पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अत्याचार किए हैं, हिंदुओं का नरसंहार किया है, अगर उन्हें घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया है, उनकी जड़ों से काटने का पाप किया है, तो ये चीजें चीख-चीख करके बताई जाने की जरूरत है, ताकि लोगों को लामबंद किया जा सके, एकजुट किया जा सके और ऐसे अत्याचारियों को सबक सिखाया जा सके, उन्हें बैकफुट पर धकेला जा सके। सुनिए आगे क्या कहते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए इस तरह की फिल्म एक भाव मुक्ति की तरह है। इससे उन्हें एक व्यापक दर्शक वर्ग को अपनी दुखमय कहानी सुनाने का अवसर मिला है। वैसे भी राष्ट्रीय मुख्यधारा से कश्मीरी मुस्लिमों के अप्रासंगिक हो जाने पर जितना ध्यान दिया गया है, उतना कश्मीरी हिंदुओं पर नहीं दिया गया है। इन मायनों में कश्मीरी पंडितों के परिवारों को इस बात से आक्रोशित होने का पूरा अधिकार है कि लेफ्ट लिबरल बौद्धिकों के द्वारा उन पर पर्याप्त बातें नहीं की गई हैं, यानी अपने पापों का प्रायश्चित भी कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने उनके दुख दर्द, उनकी पीड़ा को शब्द नहीं दिए, उनके जीवन यापन के ही बने रहने के, यानी अपना अस्तित्व बचाए रहने के संघर्ष को भी इन लोगों ने जुबान देना जरूरी नहीं समझा। आगे लिखते हैं, लेकिन कोई फिल्म अगर पीड़ितों के लिए मरहम साबित हो सकती है, यही क्या वह सच में कोई वास्तविक बदलाव ला सकती है या न्याय कर सकती है? यहां फिर अंतर विरोधी बातें कर रहे हैं। अगर आप समस्याओं को सामने लेकर के आएंगे ही नहीं, तो उसके समाधान के लिए व्यवस्थाओं को आप प्रेरित कैसे करेंगे, मजबूर कैसे करेंगे? ये स्वनाम धन्य बड़े पत्रकारों में शुमार हैं, जो अपने ही आर्टिकल में अंतर विरोधी बातें लिखते हैं। कश्मीर के रक्त रंजित इतिहास को किसी एक तरफा सियासी रंगमंच तक सीमित नहीं किया जा सकता, जिसमें समुचित संदर्भ, प्रसंग और परिप्रेक्ष्य ना हो। आगे लिखते हैं ये, ऐसा कैसे संभव है कि आप कश्मीर के बारे में बात करें और दिल्ली श्रीनगर की दुर्भी संधियों, चुनावी धांधलियों, राज्य सत्ता की क्रूरताओं, स्वायत्तता की ऐतिहासिक मांगों की उपेक्षा कर दें। बीते 3 दशकों में अनेक सरकारें केंद्र में रही, लेकिन कोई भी कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास नहीं करा पाई, न ही दोषियों को दंडित करवा पाई। 1990 में 4 वायुसेना अधिकारियों की हत्या के मामले में यासीन मलिक पर 2020 में जाकर आरोप दर्ज किए गए, जबकि दिल्ली में बैठी सरकारें तो मलिक को कश्मीरी मामलों की संवाद प्रक्रिया में साझेदार की तरह देखती रही हैं। तो खुल करके क्यों नहीं कहते हो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनको बातचीत के लिए बुलाया था? और बिट्टा कराटे, जिसने ऑन कैमरा ये स्वीकार कर रखा है कि मैंने 20 से 25 कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी, सीमा पार बैठे एक आतंकवादी सरगना के कहने पर उसको रिहा क्यों कर दिया गया? वो बाद में जेकेएलएफ का प्रधान बना। वो सवाल क्यों नहीं उठाया इन्होंने, राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों ने? आगे लिखते हैं कि फिल्म कश्मीर फाइल्स अनेक खतरनाक अर्ध सत्यों को सामने रखती है, जबकि सच्चाई ये है कि केवल कश्मीरी पंडित ही नहीं, कश्मीरी मुस्लिम भी आतंक और प्रतिहिंसा के दुष्चक्र में फंसकर अपने सैकड़ों परिजनों को गंवा चुके हैं। तो राजदीप सरदेसाई को और वो जो मध्य प्रदेश के आईएएस हैं, इन सबको मिलकर के कश्मीरी मुसलमानों पर जो कहर बरपा है, बकौल इनके,
तो उस पर एक फिल्म बनानी चाहिए। और उस फिल्म को कौन देखेगा, जरा ये भी देख लेना चाहिए इनको। मतलब ये एक बड़े जो मूक दर्शक था उस समय, नरसंहार के समय, पलायन के समय, और साजिशन मूक दर्शक था। और केवल वही मूक दर्शक नहीं थे, जब जब आतंकवादी हमले होते रहे हैं तब भी कश्मीर घाटी के वो लोग खामोश रहे। उन्होंने खुल करके कभी आतंकवादियों, दहशतगर्दों की मुखालफत नहीं की। और इतना ही नहीं, कश्मीर के बाहर भी जो मुसलमानों की तरफदारी करते हैं, वो भी मुस्लिम आतंकवादियों के इस कहर, इस दहशत पर आपराधिक चुप्पी साधे रहे। इनमें बहुत सारे लोग हैं, उनके मैं नाम गिना सकता हूं, लेकिन आप सब परिचित हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।